उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया CSOM के बारे में, ओटाइटिस मीडिया, कान के पर्दे के पीछे जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कान के पर्दे में जब सुराख होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और उसके लिए क्या हिदायत दी जाती हैं। आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो दूसरी किस्म जो है, दूसरी टाइप जो है कान के इन्फेक्शन के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें कान के अंदर को फोड़ा बन जाता है या रसोली बन जाती है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कान के अंदर अगर फोड़ा बन जाए या रसोली बन जाए तो ये इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और इसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही है, सर्जरी ही से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा, सर्जरी के हवाले से जो है वो बात करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसमें जब डॉक्टर आपकी तशख़ीस करेगा तो वो कान के अंदर देखेगा और इसमें उसको कान के अंदर सुराख भी नज़र आ सकता है और कान के अंदर रसोली या फोड़ा भी नज़र आ सकता है। इसमें मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है, कान से पीप आती है, कान से फ़ोन भी आ सकता है। इसके अलावा कान से जो पीप आती है वो काफ़ी बदबूदार होती है और इसमें हिस्ट्री जो होती है वो यूजुअली 6 महीने से लेकर बहुत ज़्यादा सालों तक की भी हो सकती है। बाज़ औक़ात 15-15 साल, 16-16, 18 साल, 19 साल, 20 साल से कान से पीप आ रही होती है और वो पीप जो होती है काफ़ी बदबूदार होती है। कभी कभी उसमें से फ़ोन भी आता है। इसके अलावा साथ में सर में दर्द हो सकता है, मरीज़ को चक्कर वगैरह आ सकते हैं, मरीज़ की समात कमज़ोर हो सकती है और इसके अलावा जो बहुत ही एक ड्रास्टिक किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो चेहरे की रग कमज़ोर हो सकती है, लकवा भी हो सकता है। इसके अलावा दिमाग के अंदर इसकी वजह से कोई पीप वगैरह भी बन सकती है, क्योंकि कान आपको जैसे पता है कि कान के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल जो है वो वहाँ पे दिमाग की दीवार है और अगर उस दीवार को ये रसोली डैमेज कर दे, ये रसोली अगर उस दीवार को जो है खा जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये फोड़ा जो है, ये रसोली जो है वो दिमाग के अंदर चली जाएगी और पीप भी जो है वो दिमाग के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर भी पीप बनने के चांसेस होते हैं। उस सूरत में मरीज़ को ENT के अलावा न्यूरो सर्जरी वाले भी डील करते हैं। न्यूरो सर्जरी वालों से भी फिर हमें मदद लेनी पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम मरीज़ को हिदायत करें कि बजाय इसके कि स्टेज यहाँ तक पहुँचे कि फोड़ा जो है वो दिमाग तक चला जाए, उससे पहले अगर ऑपरेशन करवा लिया जाए तो ये मरीज़ के लिए बेहतर होता है। तो अगर मरीज़ जो है वो ऑपरेशन ना करवाए और टाइमली जो है वो डॉक्टर की हिदायत पर अमल ना करे तो इसकी वजह से मरीज़ की जान को भी ख़तरा हो सकता है और फालिज भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। तो अगर डॉक्टर आपको ENT स्पेशलिस्ट जिसको आप दिखाते हैं वो बताए कि कान के पर्दे में जो सुराख है या कान में जो इन्फेक्शन है वो इस नौइयत का है कि कान के अंदर फोड़ा भी बना हुआ है, तो उस सूरत में आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कान के अंदर सुराख होता है और फोड़े की सस्पिशन होती है, मतलब डॉक्टर को लगता है कि कान के अंदर फोड़ा भी है। अच्छा, अगर डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि कान के अंदर जो है वो फोड़ा है और कान के अंदर इन्फेक्शन जो है वो इस नौइयत का है कि उसके अंदर फोड़ा बना हुआ है और पीप जो है वो बदबूदार आ रही है, तो उस सूरत में आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। और सर्जरी करने से पहले एक CT स्कैन जो होता है, जिसको आम ज़ुबान में हम बड़ा एक्सरे कहते हैं, वो CT स्कैन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। CT स्कैन करवाने का मकसद ये होता है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये फोड़ा किस नौइयत का है और अंदर जो दाना बना हुआ है, जो फोड़ा या रसोली बनी हुई है, वो कितनी फैली हुई है और वो कहीं उसकी जड़ें जो है वो दिमाग वगैरह में तो नहीं जा रही, दिमाग के अंदर कोई पीप वगैरह तो नहीं बन रही। ये सारी चीज़ें ऑपरेशन करने से पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। अब बाज़ मरीज़ ये जो है इंसिस्ट करते हैं कि हम दवाइयों से ही इलाज करवाएंगे, सर्जरी नहीं करवाएंगे, तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसका इलाज जो है वो सर्जरी के बगैर मुमकिन नहीं है। दवाइयाँ आप जितनी मर्ज़ी ले लें, एंटीबायोटिक्स लगवा लें, बड़े से बड़ा जो है एंटीबायोटिक और टीका भी लगवा लें,
ये इन्फेक्शन जो है वो तभी ख़त्म होगा जब आप इसके लिए प्रॉपर ऑपरेशन करवाएंगे। फिर ऑपरेशन जो है वो इसका किस किस्म का होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑपरेशन जो होता है वो फुल बेहोशी में होता है और ये एक मेजर सर्जरी होती है। इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक लग जाते हैं, क्योंकि कान की प्रॉपर सफाई करते हुए सब कुछ करते हुए टाइम लगता है। और इसके बाद ऑपरेशन के बाद जो मरहले होते हैं वो भी थोड़े सीरियस होते हैं। पेशेंट की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। इसके अलावा मरीज़ को ऑपरेशन के बाद चक्कर वगैरह आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम उसके साथ चलते हैं। ऑपरेशन की जो वजह से जो मसले मसाइल होते हैं, उससे पहले जो हमारा मेन मकसद है ऑपरेशन करने का वो क्या है, मतलब हम ऑपरेशन करना क्यों चाह रहे हैं, ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि हम जो कान की सर्जरी जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। कान के पीछे जो हड्डी होती है उसकी हम ये सर्जरी करते हैं बेसिकली, और उस हड्डी को हम सारा इन्फेक्शन से साफ़ करते हैं। तो ये ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो वो हड्डी साफ़ हो जाए, वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, कान के अंदर से जो पीप वगैरह आ रही है वो आना ख़त्म हो जाए, या अगर कान के अंदर से कोई पानी शानी आता भी है तो वो कान से बाहर की तरफ निकले, अंदर ना जाए, और कान के अंदर जो फोड़ा वगैरह बना है उसको निकाल दिया जाए, ताकि कल को ये फोड़ा या ये पीप जो है वो दिमाग की तरफ ना जाए। तो असल मकसद जो हमारा सर्जरी करने का है वो ये है। लेकिन जो जहाँ तक समात के हवाले से है, इस सर्जरी में, इसको हम मेस्टॉइड सर्जरी कहते हैं, इस सर्जरी में हमारा मेन मकसद जो होता है वो समात का नहीं होता। मतलब समात जो होती है वो सम टाइम हम उस बाज़ मरीज़ों में उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में हम समात को वापस नहीं ला सकते। तो ये सर्जरी करवाने से पहले आपके जहन में ये क्लियर होनी चाहिए बात कि इस ऑपरेशन से हम समात को ठीक नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन से सिर्फ हमने इतना करना है कि आपका जो कान के अंदर जो पीप बन रही है वो पीप दिमाग की तरफ ना जाए। तो ये तो थी कुछ मोटी मोटी बातें अबाउट CSOM, कान के पर्दे का इन्फेक्शन या कान के दरमियाने हिस्से का जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में। इसके हवाले से अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ। तो कान के जो पर्दे के इन्फेक्शन है वो 2 किस्म के होते हैं। एक जिसमें सिर्फ पर्दे में सुराख होता है, दूसरा जो होता है जिसमें कान के पर्दे में सुराख के साथ साथ कान के अंदर एक फोड़ा भी बनता है। जो कान के अंदर फोड़े वाला इन्फेक्शन है वो ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है, और इसमें जो है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है। जबकि दूसरा जो इन्फेक्शन है जिसमें पर्दे में सुराख है वो कभी कभार दवाइयों से भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें भी बाज़ औक़ात सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगेन जो मेन जो पॉइंट जो मैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मरीज़ों को बताता हूँ वो ये है कि अगर आपकी नाक के अंदर कोई मसला चल रहा है तो आप कान का जितना मर्ज़ी इलाज करवा लेंगे वो ठीक नहीं होगा। अगर आप जो है वो नाक को ठीक नहीं करेंगे, अगर नाक में एलर्जी है उसका इलाज नहीं करवाएंगे, या नाक की हड्डी टेढ़ी है, या नाक के अंदर कोई गदूद बने हुए हैं उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो कान कभी भी ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए जो है हम नाक के अंदर स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करने को कहते हैं, नाक की एलर्जी की दवाइयाँ इस्तेमाल करने को कहते हैं। इवन ऑपरेशन करने के बाद भी हम मरीज़ को 4-5 महीने तक दवाइयाँ देते हैं, नाक का स्प्रे देते हैं ताकि वो नाक उसका खुला रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कान में इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो जनरल सी बातें थी अबाउट CSOM। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।